उत्तर भारत में कुषाणों ने, और दक्षिण भारत में आर्य सातवाहनों ने। इन्होंने काफी लंबे समय तक रूल किया उत्तर भारत और दक्षिण भारत में। उसके बाद से कौन आते हैं तो गुप्त आते हैं। कहा जाता है कि जो गुप्त थे, गुप्त वंश के शासक कुषाणों के सामंत थे। सामंत के बारे में हमने हल्का सा बताया। सामंत का मतलब कि राजा जब कमजोर होते थे तो जो उनके अधिकारी होते थे वो अपने को स्वतंत्र कर लेते थे और रूल करते थे और अपनी सेना भी रखते थे और समय समय पर राजा की सहायता भी करते थे। और जब शक्तिशाली होते थे तो एक नए वंश की स्थापना कर देते थे। तो कहा जाता है कि जो गुप्त वंश के शासक थे वो कुषाणों के सामंत थे, ठीक है ना। और बाद में क्या करते हैं कि जब वो कमजोर पड़ते हैं तो एक नए वंश की स्थापना कर देते हैं और गुप्त वंश, ठीक है ना। इनका जो साम्राज्य था मौर्यों के इतना बड़ा तो नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने एक बड़े क्षेत्र पर रूल किया, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में भी, और लगभग कह सकते हैं 1 शताब्दी तक वहाँ शासन किया। किसने? गुप्तों ने। यानी कि इनका जो साम्राज्य था, इनका जो राज था, मौर्यों के समान उतना बड़ा नहीं था जितना मौर्यों का था, लेकिन फिर भी उन्होंने उत्तर भारत और दक्षिण भारत में लगभग 1 शताब्दी तक, यानी कि लगभग 100 वर्षों तक, हमने लिखा है यहाँ पर लगभग 200 वर्षों के ना, ये 100 वर्षों तक जो मेन रूलर थे उन्होंने रूल किया, शासन किया और उस एरिया को एक तरह से क्या किया कि एक तरह से अपने नियंत्रण में रखा, ठीक है ना। कहा जाता है कि इस वंश के जो पहले शासक थे उनका नाम था श्रीगुप्त। ये 275 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना करते हैं। यानी कि गुप्त वंश के संस्थापक का नाम क्या है? श्रीगुप्त है ना, 275 में। और एक उपाधि धारण करते हैं महाराज की। इनके बारे में बहुत सारे हम लोग को चीजें नहीं मिलती है, क्योंकि महाराज का मतलब क्या, सामंत के पोजीशन पर थे, यानी कि अभी भी ये सामंत थे, ठीक है। एक स्थापना कर देते हैं वंश की, कौन से वंश की? तो गुप्त वंश का। इन्हीं के लड़के थे घटोत्कच। ये तो घटोत्कच आपके किसके लड़के? हाँ, श्रीगुप्त के। एक घटोत्कच और थे, कौन थे वो? भीम के लड़के। कौन थे? भीम के लड़के थे, वो अलग है, ये अलग है। इनके लड़के घटोत्कच। तो घटोत्कच ने भी महाराज की उपाधि धारण की, जिसकी महाराज की उपाधि धारण की। यानी कि ये लोग अभी बहुत बड़े एरिया में शासन नहीं कर रहे थे, छोटे से एरिया में रूल कर रहे थे दोनों शासक। कौन कौन? श्रीगुप्त और आपके घटोत्कच, ठीक है ना। अब इसके बाद जो इनके लड़के थे, किसके? घटोत्कच के, ये इनके लड़के हैं और इनके लड़के थे आपके चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, इन्हीं को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसे? चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कब गद्दी पर बैठते हैं? तो 319 एडी में। और कब तक रूल करते हैं? 335। तब यार सब लोग तो ये क्या थोड़ा सा एक पहले, इनके पहले 1-2 पॉइंट लिख लो, सब लोग फिर पर आ जाएंगे। देखिए, कुषाण वंश के पतन के बाद इसके ऊपर लिखना, ये वाला पॉइंट है, इसके ऊपर जो लिखा रहा है, कुषाण वंश के पतन के बाद या पश्चात, हाँ, कुषाण वंश के पतन के बाद या पश्चात मध्य भारत में मुरुंडो का, ऐसे लिखना, मुरुंडो का, ये भी एक वंश है, मुरुंडो का शासन स्थापित हुआ है। शासन स्थापित हुआ जो 250 ईस्वी, जो 250 ईस्वी तक शासन करते रहे। शासन करते रहे। नीचे गुप्त संभवतः
कुषाणों के सामंत थे, कुषाणों के सामंत, कुषाणों के सामंत थे। 275 ईस्वी में, 275 ईस्वी में गुप्तों ने, अब 275 ईस्वी में गुप्तों ने अपने राजवंश की स्थापना की, अपने राजवंश की स्थापना। अब यही वाला पॉइंट लिख सकते हैं। श्रीगुप्त संस्थापक, उपाधि महाराज की, फिर अगला शासक घटोत्कच इनके लड़के, उपाधि महाराज की, टाइम पर नहीं लिखना है। फिर अगला शासक जो है चंद्र प्रताप, यही से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हो गया ना? ऐसे भी लिख सकते, ऐसे भी। ये जब गद्दी पर बैठते हैं, ये गुप्त वंश के क्या है? वास्तविक संस्थापक, लिख लेना है। गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन? तो चंद्रगुप्त प्रताप। ये जब गद्दी पर बैठते हैं 319 ईस्वी में, तो एक संवत चलाते हैं। कौन सा संवत? गुप्त संवत। अब कितने संवत के बारे में आप लोगों को जानकारी होगी? विक्रम संवत, गुप्त संवत, शक संवत। हाँ, 3 संवत जानकारी आप लोगों को होगी, तो तीनों संवत का याद रखना है ना। 319 में क्या किया इन्होंने? गुप्त संवत की शुरुआत करते हैं, और चंद्रगुप्त प्रताप। और एक उपाधि धारण करते हैं महाराजा धीराज की। किसकी? महाराजा धीराज की। इनके जो पिता थे और इनके जो दादा थे, क्या उपाधि धारण किया उन्होंने? महाराज की। इन्होंने क्या? महाराजा। यानी कि इन्होंने बड़े से एरिया में शासन किया, क्षेत्र पर शासन इन्होंने किया। किसने? चंद्रगुप्त प्रताप। अब ये राज्य के विस्तार के लिए क्या करते हैं कि लिच्छवी की एक राजकुमारी थी, कुमार देवी, उनसे विवाह कर लेते हैं, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं कि राज्य के विस्तार के लिए चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, ठीक है ना। कुमार देवी से विवाह किया। कहाँ की राजकुमारी थी? तो लिच्छवी। लिच्छवी कहाँ पर है? बिहार में, वैशाली। इस विवाह के बाद चंद्रगुप्त एवं कुमार देवी, चंद्रगुप्त एवं कुमार देवी प्रकार अवलिक करके राजा रानी प्रकार अवलिक करके, अवलिक समझते ना सब लोग? राजा रानी प्रकार, फिर अवलिक करके राज दंपति प्रकार के सिक्के जारी किए गए। अगला पॉइंट, कुमार देवी से ही
समुद्रगुप्त का जन्म हुआ था कुमार देवी से समुद्रगुप्त का जन्म हुआ था, इसलिए उसे लिच्छवी, ध्यान रखिएगा, पौहित्र, लिच्छवी पौहित्र कहा गया। ठीक है, तो इनके में इतना ही चंद्रगुप्त में प्रथम में इतना पॉइंट ही बस याद रखना है कि गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक थे। इन्होंने 319 ईस्वी में एक गुप्त साम्राज्य चलाया और उपाधि धारण की महाराजा धिराज की। राज के विस्तार के लिए लिच्छवी के राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इनके राजा रानी प्रकार के सिक्के, राज दंपति प्रकार के सिक्के इन्होंने जारी किए। इन्हीं के पुत्र कौन थे? तो समुद्र जिन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा। ठीक है, अगले शासक इनके बारे में सबसे ज्यादा पढ़ेंगे और इसके बाद इनके लड़के के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे, बाकी सब छोड़। अगला से सुन लीजिए, स्टोरी टाइप का फिर लिख लेना सब जल्दी समझ में आ जाएगा। कहा जाता है कि चंद्र प्रथम ने भरी सभा में इन्हें अपना उत्तराधिकारी बना दिया। ठीक है, किसे? समुद्रगुप्त को। तो किसने लिखा है? तो प्रयाग प्रशस्ति में लिखा गया है कि चंद्र प्रथम ने भरी सभा में अपने पुत्र समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी बना दिया, यानी शासन में। ये जो थे शक्तिशाली शासक थे, इन्हीं के दरबार में एक विद्वान रहते थे जिनका नाम था हरिश्चंद्र। इन्होंने लिखा है प्रयाग प्रशस्ति। क्या लिखा है? प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति। अब ये है क्या? आप लोग को हमने पढ़ाया था कि अशोक का स्तंभ, बताया था ना, अशोक के स्तंभ कहाँ से मिले हैं? प्रयाग से भी मिले। एक्चुअल में ये अशोक का ये स्तंभ है कौन? प्रयाग, है ना। इसी पर समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और ये मंत्री भी है। क्या है? मंत्री भी है, दरबारी कवि भी है। इन्होंने क्या लिख दिया? प्रशस्ति लिख दिया उस स्तंभ पर। प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा करना, यानी कि ये समुद्रगुप्त के बारे में लिखते कि जो राजा है बहुत शक्तिशाली है। इन्होंने कई क्षेत्रों को जीता है। उत्तर भारत के पहले 3 राज्यों को जीता, फिर 9 राज्यों को जीता। इसे इन्होंने क्या बोला है? आर्यावर्त बोला। क्या बोला है? आर्यावर्त। फिर इन्होंने दक्षिण भारत को भी जीता। ठीक है ना। तो ये सब इसमें वर्णन किया गया है, यानी कि इनके विजयों के बारे में, इनकी जो राज्यों पर इन्होंने इन्हें पराजित किया उसके बारे में इसमें वर्णन किया। तो कभी भी आएगा कि प्रयाग प्रशस्ति किसका है? तो हरिश्चंद्र लगा रहा है, लेकिन एक्चुअल में अगर पूछा जाए तो ये किसका है? तो किसका है? अशोक का। किसका है? अशोक का है। उसी स्तंभ पर जगह होगा तो इन्होंने क्या लिख दिया? इनके प्रशंसा में लेख लिख दिया। तो वही नाम क्या पड़ गया? प्रयाग प्रशस्ति। सब लोग समझ में आ रहा है? तो प्रयाग प्रशस्ति होगा तो आपको लगाना हरिश्चंद्र, तो किसके दरबार में थे? तो समुद्रगुप्त के दरबार में थे। क्लियर है? अब ये जो विजय करते हैं ये 5 चरणों में विजय करते हैं। कौन? समुद्रगुप्त। 5 चरण का मतलब क्या? कि अलग अलग क्षेत्र पे अलग अलग नीति अपनाते हैं। ठीक है ना। उत्तर भारत में जो जीतते हैं वो क्या करते हैं? अपने साम्राज्य में क्या कर लेते हैं? मर्ज कर लेते हैं, फिर उसे उखाड़ फेंकते हैं। दक्षिण भारत में क्या करते हैं?
मिलाते नहीं हैं, कहते हैं समय समय पर आप आइए, उपहार दीजिए, दरबार में पर्यट होइए और फिर चले जाइए। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि उस समय संचार की इतनी ज़्यादा व्यवस्था नहीं थी, कि ना, यातायात की उतना ज़्यादा व्यवस्था नहीं था। तो अगर अपने राज्य में मिलाते तो बहुत समय तक उसको क्या कर पाते, कंट्रोल नियंत्रण में नहीं रख पाते। इसलिए क्या किया उन्होंने, इसको साम्राज्य में नहीं मिलाया। कुछ राज्यों को इन्होंने क्या किया, उससे वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया, अपने लड़के का अपने लड़की का क्या किया, इन्होंने विवाह कर दिया, उससे उसको अपने फेवर में कर लिया। तो इस तरह से इन्होंने नीतियाँ बनाया। ये विजेता के साथ साथ संगीतज्ञ भी थे, कविराज भी थे, कवि भी थे, ठीक है, ये सभी थे। तो इनके जो सिक्के पाए गए हैं उस पर वीणा बजाते हुए इन्हें दिखाया गया। तो आता क्वेश्चन की प्राचीन काल में कौन से शासक थे जिनके सिक्के पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? तो समुद्रगुप्त है। इनको एक उपाधि भी दिया गया है कविराज की। किसकी? कविराज की। आता क्वेश्चन कई बार, कविराज की उपाधि किसने धारण किया था? तो समुद्रगुप्त। इसके अलावा और भी उपाधि उन्होंने धारण किया, ठीक है, सर्वराज क्षता की उपाधि धारण किया, ठीक है, और ये पराक्रम की उपाधि धारण किया और भी उपाधि धारण किया, वो आगे हम दिखाएंगे, ठीक है ना। उसके अलावा इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया। तो अश्वमेध यज्ञ कैसे पता चलता किया? तो दो तीन सोर्स है इसके। एक जो है आपका मुद्रा इन्होंने जारी किया जो उस पर घोड़े बने हुए हैं, उससे पता चला कि इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, यानी कि मुद्रा यानी कि सिक्के जारी किए। दूसरा आपके प्रवासी गुप्त थी, एक चंद्रगुप्त द्वितीय की लड़की थी, उसका एक अभिलेख मिलता, उस पर लिखा गया है कि इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। तो इससे पता चलता है। और एक सोर्स है उसको भी अभी बता दें, ठीक है। इस तरह से क्या हुआ कि समुद्रगुप्त ने क्या किया कि विजय किया, ठीक है ना, और अलग अलग नीति, हर एरिया में अलग अलग नीति को अपनाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो नीति का नाम है अलग, कहीं पर है ग्रह मोक्ष अनुग्रह है, कहीं पर प्रबोधन है, कहीं पर और कुछ है, फिर ऐसे करके अलग नीतियाँ है, उसको हम लोग को थोड़ा करके करना, ठीक है ना। समझ रहे सब लोग? समुद्रगुप्त के बारे में प्रयाग प्रशस्ति में लिखा गया है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने हरि सभा में अपने पुत्र समुद्रगुप्त को राज प्रदान किया। समुद्रगुप्त ने साम्राज्य विस्तार की नीति पर बल दिया। समुद्रगुप्त ने साम्राज्य विस्तार की नीति पर बल दिया था। नीति पर बल दिया था। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति को लिखा है। अगर पूछा जाए कि किस भाषा में लिखा तो क्या आप लोग लगाओगे? प्राकृत, संस्कृत। क्या है? संस्कृत। तो याद रखना है, संस्कृत में लिखना चाहो लिखोगे। लिपि क्या है? तो ब्राह्मी है। लिपि क्या है? प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजय अभियान की चर्चा है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजय अभियान की चर्चा है जो 5 चरणों में पूरा हुआ।
जो 5 चरणों में पूरा हुआ था। प्रयाग प्रशस्ति में गुप्त वंश की वंशावली मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति में गुप्त वंश की वंशावली मिलती है, लेकिन एक बात और याद रखना है, इसमें अश्वमेध यज्ञ के बारे में जानकारी नहीं मिलती, ये ध्यान रखिएगा। अश्वमेध यज्ञ के बारे में जानकारी इसमें नहीं मिलती है, मतलब चर्चा नहीं है इसमें। तो ये जो चीजें हैं इसको ध्यान में रखना है। और किसकी चर्चा नहीं है, तो अश्वमेध यज्ञ की चर्चा इसमें नहीं है, ठीक है। अब लिखिए, समुद्रगुप्त को B.A. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन का एक उपाधि ऊपर में ही लिख देना। एक उपाधि इनकी भी थी, सर्व राजोचिता। सबसे ऊपर लिख देना, जहां पर लिखा है ना उपाधि। क्या अभियान लिखा है कि छोड़ दें? अभियान लिखा है उसके, तब उन लोग के बहुत लंबा समय हो जाएगा, इस सब सिर्फ बताते चले, भेज देंगे बाद में। बोलिए, लिखा दे, बता दीजिए, बता देना। चलो हेडिंग डालो पहले, उसके बाद छोड़ देना, हेडिंग डाल, फिर हम भेजेंगे तो लिखना। समुद्रगुप्त के विजय अभियान पांच चरणों में हुई थी। पांच चरणों में, पांच चरणों में हुई थी, पांच चरणों में हुई थी। प्रथम चरण इस चरण में समुद्रगुप्त 3 राज्यों को जीतते हैं। फिर 3 राज्यों को जीतते हैं। 3 राज्य कौन कौन थे? तो 3 राज्य उत्तर भारत वाले। अब इन लोग की राजधानी कहाँ पर? इन लोग की राजधानी कहाँ? गुप्तों की पाटलिपुत्र ही है। कौन है? पाटलिपुत्र है। लेकिन में जो रूल किया यूपी में, इन्होंने खूब रूल किया, मतलब पाटलिपुत्र और यूपी में इनका पूरा था शासन, ठीक है ना। तो राजधानी भी इनका पाटलिपुत्र याद रखना है, ठीक है ना। और इसी पूरे एरिया में, यूपी बिहार एरिया में इन्होंने शासन किया, यानी कि मध्य पूरे भारत वाले एरिया, ठीक है ना, यानी कि एमपी तक इन्होंने शासन किया। और राष्ट्र पूरा था नीचे तक, ठीक है। तो प्रथम चरण में समुद्रगुप्त ने गंगा यमुना द्वाब के 3 राज्यों को जीतकर अपने राज्य में मिला दिया। यानी कि इस चरण में गंगा यमुना द्वाब, तो गंगा यमुना द्वाब सब तो जानते हो ना, गंगा और यमुना के बीच वाला जो क्षेत्र, यानी कि दिल्ली से लेकर पूरा आपके बिहार तक जो क्षेत्र है, बंगाल तक का जो क्षेत्र है, वो गंगा यमुना द्वाब, ठीक है ना। 2 नदियों के बीच का क्षेत्र उसको द्वाब बोलते हैं। तो गंगा और यमुना, ठीक है ना। और सरस्वती तो हमें दिखती नहीं है, जैसे प्रयाग में संगम है ना, किसका? गंगा यमुना सरस्वती का। सरस्वती तो क्या हो गई है? विलुप्त हो गई है। तो 2 ही नदी है आपका, गंगा और यमुना, जो वहाँ पर संगम, कहाँ पर संगम कहा जाता है? तो प्रयागराज से, ठीक है। तो वहीं पर जीतते हैं। राज्य कौन कौन थे? राज था एक अहिछत्र, ठीक है ना।
दूसरा था चंपावती और तीसरा था विदिशा। विदिशा कहाँ पर? आपका मध्य प्रदेश में। और ये सब इसी एरिया में सब था। 3 राज्य जीत जाते हैं। द्वितीय चरण में ये 9 राज्यों को जीतते हैं। ये राज्यों का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी का नाम लिखना बैठ जाए, लेकिन ये 3 राज्य का नाम हम भेज देंगे, है ना? ये 9 राज्य का भी नाम रहेगा अपना, वो रहेगा सब चीज़ें, लेकिन बहुत याद करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, क्वेश्चन अगर बन रहा है तो उसको कर सकते हैं आप, ठीक है ना? हम 9 राज्य में पीछे कर लेते हैं। कुल कितने राज्य हो गए? कितने राज्य हो गए? 12, ठीक है ना? इसको बोला गया आर्यवर्त कर दीजिए। हाँ, दोनों को मिलाकर क्या बोला गया? आर्यवर्त। आर्यवर्त मतलब उत्तर भारत के राज्यों को जीत जाते हैं। इस वाले में जो 9 राज्य जो थे, इसमें से कुछ का नाम बता रहे हैं। असम में इधर जीतते हैं, ये पंजाब में इधर जीतते हैं, ठीक है ना? और एक और है आपका नेपाल वाला एरिया, इधर वाले यही में है 3 बस, इतना याद रखना है। यानी कि 3 ये 3 ये, 6 छोड़ देना, समझ रहे ना? तो इस विजय को क्या बोला गया? आर्यवर्त। और नाम दिया गया क्या? प्रसबोधरण। ये नाम दिया गया। इस विजय को क्या नाम दिया गया है? प्रसबोधरण। इसका मतलब क्या कि जो ये राज्य थे, इनको क्या किया इन्होंने? उखाड़ फेंका और अपने राज्य में क्या कर दिया? मिला दिया। तो नाम क्या दिया गया? प्रसबोधरण। शॉर्ट में लिखना चाहो तो लिख लो, और शॉर्ट में लिखना चाहो तो ऐसे करके बाद में डिटेल कर लेना, ठीक है? बराबर ना? प्रसबोधरण का मतलब कि इस राज्य को उखाड़ फेंका गया और अपने राज्य में मिला दिया गया। किसने? समुद्रगुप्त ने, यानी कि पूरे एरिया इस वाले। ठीक, तृतीय चरण। अब इसमें क्या होगा? इसमें समुद्रगुप्त ने 8वीं राज्यों को पराजित किया। 8वीं मतलब क्या? 8वीं ये लोग उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, क्या मध्य प्रदेश के जबलपुर तक फैले हुए थे। इनको 8वीं के राज्य बोला गया, यानी कि जनजातीय राज्य थे लोग, 8वीं बोला गया इनको। ये क्या थे? सीमावर्ती क्षेत्र पर थे, तो ये राज्य के लिए खतरा थे, तो इनको जीत गया। इनको इन्होंने क्या किया? सेवक बना लिया। क्या बना लिया? सेवक बना लिया। और क्या नाम दिया गया? तो परिचारीकृत नाम दिया गया। क्या? परिचय का मतलब क्या होता है? सेवक। तो परिचारित कर लिया किसे? 8वीं राज्यों। किसे? 8वीं राज्यों। 8वीं का मतलब क्या? तो गाजीपुर से लेकर कहां तक? मध्य प्रदेश के जबलपुर तक, ये 8वीं राज्य थे, सीमावर्ती राज्य, जो राज्य के लिए खतरा थे, तो इनको सेवक इन्होंने बना लिया कि सेवक बन जाओ। और क्या नीति नाम का नाम दिया गया? परिचारीकृत नाम दिया गया, ठीक है ना? पहले वाले में क्या है? बस बोधरा नहीं, दोनों में। इसमें क्या है? परिचारीकृत, ठीक है ना? चतुर्थ चरण, चौथा वाला। अब इसमें इन्होंने किसे जीता? किसे? दक्षिण भारत में। आर्यवर्त के 9 शासक थे ना, जिनको पराजित किए थे समुद्रगुप्त। तो दक्षिणावर्त के 12 शासक, तो आप वहाँ 12 आर्यवर्त के शासक। हाँ, प्रथम चरण में 3 जीता, प्रथम चरण में 3 जीता और दूसरे चरण में 9 जीता, तो कुल 12 हो जाता। जैसे आर्यवर्त में 9 दूसरे वाले में जीता, वो तो सही है। पहले वाले कितना जीता? 3 जीता और 9 12 को मिला लिया सवाल। तो स्थिति क्या बोला? आप सही कह रही है, दूसरे चरण में 9 ही को जीता है उन्होंने, पहले चरण में 3 को जीत लिया। या तो इसी को बोल दो प्रश्नोत्तर,
तो दोनों को मिला के बोलो। अब चतुर्थ चरण में कहाँ पर? दक्षिण भारत। कितने राज्यों? 12 राज्य। हाँ 12 राज्य। यहाँ भी 12 राज्यों को जीता। अब कौन सी नीति अपनाया? ग्रहण मोक्ष अनुग्रह, यानी कि इसको राज्य में नहीं मिलाया, ठीक है ना, अपने राज्य में इन्होंने नहीं मिला। क्यों नहीं मिलाया? क्योंकि संचार सुविधा अच्छी थी नहीं। मिला लेते तो कैसे कंट्रोल कर पाते, नियंत्रण में नहीं रख पाते ना। तो ये नीति अपनाया। कौन सा? ग्रहण मोक्ष अनुग्रह। और एक चीज और याद रखना, इसमें जो 12 राज्य थे इसमें से सबसे प्रमुख था कौन सी नीति है सर ये मतलब? ऐसा नीति हम बता रहे हैं, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह। इसमें क्या क्या होता बता रहे हैं कि करके। चतुर्थ चरण में समुद्र गुप्त ने दक्षिण भारत का अभियान किया। इसमें उसने पल्लव शासक विष्णुगुप्त सहित एक पल्लव शासक है, यहाँ पर किया नाम इनका, विष्णुगुप्त। इनको मिलाकर कुल कितने राज्य? 12 राज्य। इनका नाम याद रखें। कौन से शासक है? पल्लव वंश के शासक। क्या नाम है? 12 राज्यों को जीता। कौन सी नीति अपनाई? ग्रहण मोक्ष। सर वो विष्णुगुप्त और ये विष्णुगुप्त अलग हैं, जो एक चाणक्य है विष्णुगुप्त। ये तो विष्णुगुप्त है ना। सर वो हाँ वो गुप्त है। हाँ दोनों अलग अलग है। अब ग्रहण का मतलब क्या होता है? ग्रहण का मतलब स्वीकार करना, जीत लेना, क्या करना? अड़क करना, ग्रहण करना, ये लेना। मोक्ष का मतलब जीत कर शत्रु क्या करना? मुक्त कर देना, छोड़ देना, ठीक है ना। जीत का शत्रु क्या करना? छोड़ देना, यानी कि सबको तोड़ तोड़ के कर लेना है। सबसे पहले तो लिखना ग्रहण। तो ग्रहण का मतलब लिखिए जीतना है। फिर मोक्ष का मतलब लिख लीजिए शत्रु को जीतकर छोड़ देना, मुक्त कर देना। अब क्या बच गया? अनुग्रह। क्या बच गया? अनुग्रह। मतलब सर शासन उन्हीं का रहेगा, लेकिन हाँ बिल्कुल सही है, शासन उन्हीं का रहेगा, लेकिन उन्होंने क्या किया? जीत लिया और जीत कर मुक्त कर दिया, ठीक है ना। और अनुग्रह का मतलब क्या? कि आप उपहार दीजिए, समय समय पर आकर दरबार में हाजिरी लगाइए, समझ गए ना। उपहार लेकर आइए, हाजिरी लगाइए कि आप मेरे अधीन हैं, ठीक है ना। अनुग्रह का मतलब लिख लीजिएगा, उपहार के बदले में राज्य को वापस करना, यानी कि उपहार अगर देंगे, समय समय पर आएंगे तो आपके राज्य को वापस कर दिया जाएगा। और शासन वही कर रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट होना है, आपको हाजिरी लगाना है दरबार में, समझ गए ना। और जो अंतिम विजय है, अच्छा इसके बारे में थोड़ा सा और बता दे रहे हैं। समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय को क्या बोला है? हर विजय बोला। क्या बोला है? हर विजय, संज्ञा दी जा सके। वास्तव में समुद्रगुप्त की दक्षिण के प्रति नीति व्यवहारिक रूप से दूरदर्शितापूर्ण थी। व्यवहारिक रूप से क्या था? दूरदर्शितापूर्ण था। अगर ये मर्ज कर लेते, मान लीजिए मिला लेते, तो क्या नियंत्रण में रख पाते? नहीं रख पाते, क्योंकि जब तक जाते वहां पर तब तक पता चला कि वो तैयारी वारी कर लेते थे लड़ाई के लिए, क्योंकि बहुत दूर पड़ता था, संचार सुविधा था नहीं, परिवार की सुविधा थी नहीं। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया कि आइए आप भी शासन करिए, लेकिन समय समय पर हाजिरी लगाइए मेरे दरबार में आकर, उपहार दीजिए हमें। तो ये किया उन्होंने। और जो इधर वाले राज थे उसको मिला लिया अपने राज्य में, क्योंकि आप तो कम पहुंच जाएंगे ना, ठीक है ना, तो उसको मिला लिया अपने राज्य में। पांचवा चरण, समुद्रगुप्त ने कुछ विदेशी राज्यों को पराजित किया। विदेशी राज्य का मतलब इसके पहले हम लोग क्या क्या पढ़ा?
शक और कुषाण। हाँ, कश्यप और कुषाण, उनको पराजित किया। और शकों का जो अंतिम शासक था, हमने बताया था, क्या नाम था? रुद्र सिंह तृतीय। क्या नाम था? बस ये 5वां चरण हो गया। याद हो गया सब लोग को? एक बार आप लोग बताओ, पहला चरण कितने राज्यों को जीता? 3 राज्य। द्वितीय चरण 9 राज्य। कौन सा नीति बोला गया? 10 बौद्ध रणनीति। तीसरे चरण में 8वीं के राज्यों को, इसको 8वीं राज्य कहाँ से कहाँ तक फैले हुए थे? गाजीपुर से मध्य प्रदेश के जबलपुर तक फैले, क्योंकि वो सीमावर्ती राज्य पर थे, तो राष्ट्र के लिए खतरा थे। कौन सी नीति उन्होंने अपनाया? क्या बना दिया? सेवक बना दिया। क्या बना दिया? सेवक बना दिया। तो क्या बोला गया? परिचार रीत बोला गया। चौथा चरण दक्षिण भारत। कौन सा नीति? 12 राज्यों को ग्रहण। रणवंश शुरू करा। 12 राज्यों का नेता कौन था मेन? विष्णुगुप्त। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका फीसद पे। कौन था? और भी उनका नाम हम भेज देंगे, तो उसको लिख देना। 12 के 12 भेज देंगे, तो सब 3-4 का नाम याद करना। ठीक है, क्लियर है ना? 5वां चरण हो ही गया। विदेशी राज्य जो शासन कर रहे थे, कौन? शक और कुषाण। आ रहा समझ ना सब लोग को? पीछे आ रहा आपको? चलो जल्दी देखो भी गई। और 5वें चरण में इन्होंने क्या किया जो जीता? तो जो नीति अपनाई, 3 तरीके का नाम दिया है। आत्मनिवेदन, दूसरा कन्योपायन, तीसरा गरुड़ मंदकित। इसका मतलब क्या है? पराजित पक्ष स्वयं दरबार में उपहार से आएंगे। जो 5वें चरण की बात कर रहे हैं, अपनी कन्या का भी सर वही तो चौथे चरण में भी है। सर वही तो चौथे चरण में भी। हाँ, जैसे इसमें जो अनुग्रह जो है ना, अनुग्रह का मतलब क्या? विनती करना, ये सब करना आकर। लेकिन 5वें चरण में भी 2-3 चीज है। और क्या? ये तो है ही, आना है। उसके अलावा आपको अपनी कन्या का विवाह भी करना है। ठीक है ना? समझ रहे हैं ना? 5वें चरण में कन्या का विवाह भी करना है। जो हारेंगे राजा, या तो समुद्रगुप्त से, या समुद्रगुप्त लड़के से, या अपना से। तो इसमें है, इसमें अलग अलग नाम दे दिया गया है। जैसे क्या? आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन में प्राधिपत स्वयं दरबार में आएंगे, उपहार से आएंगे। कन्योपायन यानी कि अपनी पुत्री का गुप्त राजवंश में विवाह करेंगे। गरुड़ मंदकित की गरुड़ अंकित मुद्रा पर अपने देश में चलाएंगे, यानी कि जो गुप्त वंश में जो मुद्रा चल रहा है, जहाँ वो शासन कर रहे हैं, वहाँ पर वो चलाएंगे। गरुड़ का अंकित मुद्रा, गरुड़ इन लोगों का राज्य चिन्ह है। किसका? गुप्तों का। अच्छा, एक चीज और याद रखना, मौर्यों का राज्य चिन्ह क्या? मयूर। क्या नाम था? राज्य चिन्ह उन लोगों का मयूर था। इन लोगों का गरुड़ था, उनका मयूर था। ठीक है, क्लियर सब लोगों को? अब कुछ अन्य तथ्य इसके बारे में, इनके बारे में देख लेते हैं। चलिए, जो हमने बताया आपको, ये भी इंपॉर्टेंट जो अगला पॉइंट होता है। चीनी स्रोतों से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त से, चीनी स्रोतों से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त से श्रीलंकाई शासक, यानी कि श्रीलंका का शासक ना, ज्ञात होता है कि क्या होता है? समुद्रगुप्त से श्रीलंकाई शासक मेघवर्मन लिखना है। मेघवर्मन याद रखिएगा। मेघवर्मन ने गया में, चीनी स्रोतों से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त से श्रीलंकाई शासक या श्रीलंका का शासक मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी। इसके लिए समुद्रगुप्त के दरबार में उसने एक दूत मंडल भेजा।
भेजा। अनुमति के पश्चात उसने महाबोधि संग्राम विहार का निर्माण किया। महाबोधि संग्राम विहार का, विहार मतलब विहार का निर्माण किया। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि समुद्रगुप्त के समय में श्रीलंका का शासक कौन था? मेघवर्मन। उसने क्या किया था? तो गया में गवर्नमेंट बनाने की अनुमति मांगी थी और अनुमति इसको मिल गया था और इनका स्थापना किया था। ध्यान रखें। अब जो चीज हमने बताया है, जो किसी को लिखना नहीं है, इसे समझ लो, बाद में अपने बोर्ड में लिख लेना। समुद्रगुप्त ने विजय अभियान के पश्चात प्रयाग प्रशस्ति लिखवाई थी। उसके बाद ये प्रयाग प्रशस्ति लिखवाई तथा अश्वमेध याग किया, ठीक है ना, और अश्वमेध प्रकार के सिक्के भी चलाए। इस उपलक्ष्य में उसने अश्वमेध पराक्रम की उपाधि को धारण की। किसने? समुद्रगुप्त ने अश्वमेध पराक्रम की। अब कैसे जानकारी मिलता है इन्होंने अश्वमेध याग किया था? एक तो सिक्का चलाया, दूसरा क्या मिला था? ऊना ताम्र पत्र मिला था। क्या मिला था? ऊना ताम्र पत्र। ऊना ताम्र पत्र ये किसका है? आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। प्रभावती गुप्त का। प्रभावती गुप्त कौन थी? तो चंद्रद्वितीय की लड़की थी। किसकी? चंद्रद्वितीय। इससे भी पता चलता है। और अस्कंद गुप्त के भीतरी अभिलेख से भी पता चलता है। एरन एक अभिलेख मिलता है। क्या मिलता है? एरन अभिलेख। इसमें समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम मिलता है दत्त देवी। समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम था दत्त देवी। इसमें मिलता है इसी लेख में आगे पढ़ेंगे इसकी जानकारी मिलती है सती प्रथा का। कभी क्वेश्चन आएगा सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य क्या था? इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे अभी बात में। यहाँ पर मत लिखना, इसको अलग से लिखना है। इनकी एक उपाधि और थी, बहुत उपाधि था, विक्रमांक था, ये भी उपाधि था। कितनी उपाधि है? और जो हमने बताया था समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण की। उनके कुर्सी के ऊपर उन्हें क्या दिखाया गया है? वीणा बजाते हुए दिखाया गया। याद रखना। बौद्ध विद्वान पशुबंधु एवं अशंक, दो विद्वान थे बौद्ध। पशुबंधु तथा अशंक, इन्हीं के दरबार में देखना चाहो तो लिख सकते हैं। इनके में इतना क्या? अगला शासक इनके लड़के चंद्रद्वितीय।
विक्रमादित्य, परम भागवत। परम भागवत मतलब कौन से भगवान? विष्णु भगवान है ना। वैष्णव धर्म के अनुयायी थे लोग, है ना। नाम याद रखिए। देवगुप्त, देवराज तथा देवसेन। उपाधि विक्रमादित्य और परम भागवत। सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य ही है। और पहले कौन थे जिन्होंने कौन सा संवत चलाया था? विक्रम संवत। कब चलाया था? 57। क्या पहले करता? 57 नहीं बता 58। देखिए एक पॉइंट, संभवतः चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने अग्रज, अग्रज का मतलब कितने लोग समझ रहे हैं? हाँ, बड़े भाई, अपने अग्रज रामगुप्त की हत्या कर, रामगुप्त की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया, हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया। परिणाम चिन्ह करते, विशाख दत्त के देवी चंद्रगुप्तम, विशाख दत्त के देवी चंद्रगुप्तम एवं राखलदास बनर्जी के शोध से, एवं राखलदास बनर्जी के शोध से यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त से सत्ता प्राप्त की थी, रामगुप्त से सत्ता प्राप्त की थी। ठीक है, एक स्टोरी है, उसको नहीं बता रहे हैं बट टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कि कहा जाता है कि जब चंद्रगुप्त की डेथ होती है तो रामगुप्त शासक बन जाते हैं, हल्का सा करके फिर आगे बढ़ जाते हैं। रामगुप्त शासक बन जाते हैं। उसी समय कोई शासक होता है, पाटलिपुत्र आता है, रामगुप्त को हरा देता है युद्ध में। और उनकी पत्नी थी ध्रुवा देवी, उनको कहा ध्रुवा देवी, उनको पकड़ कर ले जाता है। उस समय ये चंद्रगुप्त द्वितीय राज्य में नहीं होते, बाहर गए होते। आते पता चलता उनको कैसा सा हुआ घटना। वो जाते हैं, पहले तो सब शासक को युद्ध में हराते हैं, हत्या करते हैं। ध्रुवा देवी के दुर्सामनी को बचा कर लाते हैं और अपने भाई की भी हत्या कर देते हैं और राज सिंहासन पर अधिकार कर देते हैं। ये स्टोरी है। कैसे पता चलता है? तो देवी चंद्रगुप्त से हम लोग को पता चलता है। हाँ, विवाह भी कर लेते हैं। और चंद्रगुप्त द्वितीय क्या करते हैं? उसे विवाह कर लेते हैं। पहली पत्नी होती है ध्रुवा देवी, ठीक है, और दूसरी पत्नी होती है कुबेर नाग। तो ध्रुवा देवी से एक पुत्र होता है कुमारगुप्त प्रथम, और कुबेर नाग से एक पुत्री होती है प्रभावती गुप्त होती है। ठीक है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? तो ये कहानी होता है उसमें कोई किसी से पूर्व होता है कि इन्होंने अपने बड़े भाई की हत्या करके
सिंहासन पर अधिकार कर लिया। और भी कई सोर्स है तो उससे पता चलता है। चंद्र द्वितीय की माता का नाम दत्त देवी था। क्या नाम था? दत्त देवी था माता का नाम। अब इन्होंने भी क्या किया कि वैवाहिक संबंध के माध्यम से अपने राज्य का विस्तार किया। किसने? चंद्र द्वितीय ने। कैसे कैसे? तो पहले तो अपना नागवंश की राजकुमारी से शादी किया, विवाह किया। क्या नाम था? कुबेर नाग। और अपने पुत्री का विवाह, ठीक है ना, वाकाटक वंश का शासक था उससे कर दिया। ठीक है, तो लिख रहा देखो ये 2 पॉइंट। चंद्र द्वितीय ने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने राज्य को संगठित किया था। अपने राज्य को संगठित किया था। जैसे पहला पॉइंट, इन्होंने नाग वंश की राजकुमारी कुबेर नाग से विवाह किया। इन्होंने नाग वंश की राजकुमारी कुबेर नाग से विवाह किया, जिससे प्रभावती गुप्त का जन्म हुआ था। जिससे प्रभावती गुप्त का जन्म हुआ था। इन्होंने प्रभावती गुप्त का विवाह, दूसरा पॉइंट, इन्होंने प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक वंश, लोग महाराष्ट्र में शासन कर रहे थे, वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय से किया था। तीसरा, इन्होंने कदम्ब वंश की राजकुमारी के साथ कदम्ब इन्होंने कदम्ब वंश की राजकुमारी के साथ अपने पुत्र कुमारगुप्त का विवाह किया था। अपने पुत्र कुमारगुप्त का विवाह किया। ठीक है ना? तो ये याद रखना। पैराग्राफ चेंज करते हैं। वैवाहिक संबंधों के बाद चंद्र द्वितीय ने शकों के विरुद्ध अभियान किया था। इसने शक शासक, कौन था शक शासक? हाँ, यही था, रोहन सिंह तृतीय था इसके समय में। रोहन सिंह तृतीय, ये अलग है, ये अलग है। हाँ, ये वाकाटक के हैं और ये शक है शासक। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ये रुद्रसेन है, ये रुद्र सिंह है, ठीक है ना? कंफ्यूज नहीं होना। पराजित किया था। इस विजय के उपरांत मालवा तथा गुजरात क्षेत्र में मालवा तथा गुजरात क्षेत्र में उसने चांदी के सिक्के तथा व्याघ्र अंकित सिक्के चलाए। व्याघ्र मतलब क्या? बाघ अंकित सिक्के चलाए। व्याघ्र लिख लेंगे। व्याघ्र अंकित सिक्के चलाए।
यानी कि व्याघ्र का चित्र बना हुआ सिक्का चलाया, बाघ का चित्र बना हुआ सिक्का चलाया। अब आप लोगों ने एक सुना होगा मेहरौली स्तंभ लेख, सुना है? यस सर। मेहरौली का लौ स्तंभ कहाँ पर है? दिल्ली। कुतुब मीनार के जस्ट सामने है, कुतुब मीनार के। अब इसमें चंद्र नामक शासक के विजयों का वर्णन किया गया है। चंद्र नामक सिर्फ लिखा क्या गया है? चंद्र। मतलब चंद्र लिखा जाएगा, मान लो हम ही लोग हैं, हम लोग विद्वान है, रिसर्च करते हैं, और हम लोग को चंद्र नामक राजा मिल गया। अब चंद्र तो कई चंद्र हो गए, हो गया सर, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, चंद्रगुप्त प्रथम हो गए, चंद्रगुप्त द्वितीय हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे? तो रिसर्च करेंगे कि भाई है ये कौन। तो सब विद्वानों ने क्या किया, इसी तरह रिसर्च किया, तो कंक्लूजन ये निकला कि जो चंद्र नामक राजा है ये कौन है? यही है। तो चंद्रगुप्त मौर्य है, तो चंद्रगुप्त प्रथम। प्रथम का तो राज इतना बड़ा था ही नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य का राज था, लेकिन उन्होंने वो विजय जो लिखा हुआ हमेशा है वो उन्होंने विजय नहीं किया। तो कंक्लूजन किस पर आके रुका? चंद्रगुप्त द्वितीय। यानी कि दो राज्य का उल्लेख इसमें किया गया है। बहलिक, बहलिक का मतलब पंजाब, उन्होंने पंजाब को जीता था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और दूसरा लिखा बंग, बंगाल, बंगाल को उन्होंने नहीं जीता था, शासक था लेकिन वो कहीं मेंशन नहीं है कि जीता। तो इसी का वर्णन है। अब ये जो पिलर है, लौ पिलर, आयरन पिलर है, इसकी खासियत क्या है? उसमें जंग नहीं। हाँ, आज तक इस पर जंग नहीं लगा हुआ है ना। यानी कि इतने अच्छे क्वालिटी का ये लोहा है, इसमें जंग, क्योंकि लोहा में क्या होता है, जंग लग जाता है। कोई भी लोहे का चीज़ होगा, रख दीजिए खुले में, जंग लग जाएगा, पानी पड़ेगा तो जंग लग जाएगा। इसमें जंग नहीं लगा, तो इन्हीं का इसका है। मेरे ख्याल से आज रहने देंगे क्या ये खत्म हो जाएगा? लोहा कौन सा था? ऐसा कुछ नहीं है लोहा की कौन सा था, लेकिन हाँ अच्छे क्वालिटी का वो था, टेक्निकल जानते थे, तो वो आज तक जंग नहीं लगा।